हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन फिर से स्टडी सर्विस में। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं हमारे एचपी टेट की प्रैक्टिस हम, और साथ साथ में हमारा सी टेट। देखिए, आपका जो 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है, चाहे वो आपका एचपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में ही आपका सेम रहता है। कौन सा क्वेश्चन? एसएसटी का क्वेश्चन। तो हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? कर रहे हैं जो आपने अभी कभी नहीं देखी होगी। कुछ उस प्रकार की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसमें आपके अच्छे से मिक्सअप को के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। और ये 18वीं वीडियो है। मेरा नाम है सुमित। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए, डायरेक्ट सोर्स की बात कर रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी आपकी आंतरिक की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत है, यानी आपका डायरेक्ट सोर्स है। कौन सा सोर्स है? आपके पास चार ऑप्शन देके रखी है जो आंतरिक आपको सोर्स के बारे में बताए। तो देखिए, आपका डायरेक्ट सोर्स वो होता है जो आप देख सकें। तो देखिए, आपकी मैंने जैसे आपको कहा था, अगर आपको पृथ्वी के अंदर जानना है तो दो तरीके बड़े अच्छे होते हैं। या फिर आप वोल्केनो से जो चीजें निकली हैं उनकी स्टडी कर कर आप पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जान सकते हैं। या फिर जब आपका भूकंप आता है उससे जो तरंगे निकलती हैं, पी वेव और एस वेव, उसके कारण आप जान सकते हैं। तो देखिए, पी वेव इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे अकेला महसूस कर सकते हैं। ग्रेविटी फोर्स को भी, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसे भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म है उसे भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन रहेगी आपके पास? बी ऑप्शन रहेगी आपके पास, वोल्केनो यानी आपकी ज्वालामुखी। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। जब आपका लावा मैग्मा चैम्बर से निकलते हुए, मैग्मा जब आपका लावा में बन के निकलता है बाहर को, तो उसी की हम जब स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है हमारी आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी है। तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following describe the lithosphere? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? तो देखिए, हमने देखे थे हमारे पास चार प्रकार के मंडल होते हैं। स्थल मंडल था, जल मंडल था हमारे पास, वायुमंडल था, और हमारे पास जीव मंडल था। यानी आपका लिथोस्फेयर आपका आ जाता है एक एक आपके पास लिथोस्फेयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है, और लास्ट में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो मिक्सअप होके बनता है वो है हमारा बायोस्फीयर, जिसमें प्राणी रहते हैं यानी जीव जंतु रहते हैं हम सब। उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? आपकी स्थल मंडल की, यानी आपकी लिथोस्फीयर के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है लिथोस्फीयर आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका आपको डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास दे के रखी है। क्या क्या? अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, और मेंटल एंड कोर। तो देखिए, याद करिए क्लास में जब मैंने आपको ये करवाया था तो समझाया था आपकी जो है क्रस्ट है और अपर मेंटल, इसी को हम हमेशा लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद क्योंकि आपको पता है जब आपका स्टेनोस्फीयर आ जाता है, स्टेनोस्फीयर आपका प्लास्टिक अवस्था में है। तो इससे ऊपर ऊपर जितनी भी आपकी सतह है वो सारी की सारी क्या है? आपकी लिथोस्फीयर है। यानी भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल में आपका जितना भी सरफेस है हम उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? थिनेस्ट लेयर के बारे में आपने बताना है। सबसे पतली परत आपको बतानी है। पृथ्वी की जो सबसे पतली परत होती है वो कौन सी है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास देकर रखिए। जैसे हमने जाना था, मुख्य रूप से हमारी तीन परतें हमारे पर
पृथ्वी में होती है, एक आपकी भूपर पट्टी यानी आपकी क्रस्ट होगी, मेंटल होगी और आपकी कोर होगी। अब क्रस्ट के काफी पार्ट होते हैं आपके, यानी भूपर पट्टी के आप आगे जाके काफी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, मेंटल के काफी देखने को मिलेंगे और कोर को काफी देखने को मिलेंगे। अब हमने जाना था हमारी जो सबसे ज्यादा थिक यानी सबसे ज्यादा पतली जो परत है वो कौन सी थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट रहेगा, यानी आपकी भूपर पट्टी यानी क्रस्ट आपकी सबसे पतली परत है पृथ्वी में। कितनी प्रतिशत? 1%, लगभग ही आपकी 1% ही है। और देखिए लगभग कितने किलोमीटर तक आपकी ये पाई जाती है, तो लगभग देखिए आपको 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। लिथोस्फेयर में आपको 35 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और अकॉर्डिंग टू, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, अगर कहीं कहीं पर्वत श्रृंखलाएं आपकी आ जाती हैं, जैसे द ग्रेट हिमालय आ गया, अल्पाइज माउंटेन आ गए, एंडीज माउंटेन आ गए, आपके यूराल माउंटेन आ गए, तो ऐसे ऐसे जब जहां पर आपके माउंटेन आते हैं तो वहां पर लगभग आपकी 17 किलोमीटर तक भी नीचे गहरी पाई जाती है। अगर मैं सबसे बल्कीएस्ट यानी सबसे मोटी बात करूं, सबसे जो मोटी आपकी परत है तो वो कौन सी है? आपकी मेंटल रहेगी। तो सबसे मोटी लगभग 85% तक आपकी मेंटल है और 1% तक आपकी क्रस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपकी भूपर पट्टी रहेगा यानी क्रस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर सबसे मोटी पूछी गई हो तो आपकी मेंटल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मोह डिसकंटिन्यूटीज यानी मोह असंबता है आपकी, बताना है आपकी जो मोह डिसकंटिन्यूटी है वो आपकी क्या है। तो देखिए, हमने 4 से 6 प्रकार की ऐसी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिसकंटिन्यू पाई जाती है हमारी। तो उनमें से एक हमारी थी मोह डिसकंटिन्यूटी, जब हमने क्लास में की थी, तो वो ही आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, या फिर द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, द बाउंड्री बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर, और द बाउंड्री बिटवीन द अपर एंड द मेंटल लोअर मेंटल। तो देखिए, कोर की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है, तो ये आपकी ऑप्शन सीधी ही गलत हो जाएगी बी। मैंने कहा जैसे कोर की कोई भूमिका नहीं है तो अगले में भी आपका कोर मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगी। और ये जो हमारी मोह डिसकंटिन्यूटी है, ये हमारे भूपर पट्टी और मेंटल को जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पे अपर और लोअर मेंटल की बात की गई है, तो ये भी आपकी ऑप्शन गलत रह जाएगी। तो कौन सी बची? आपकी ऑप्शन नंबर ए बची, द बाउंड्री बिटवीन भूपर भूपर पट्टी और मेंटल, यानी आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो मोह डिसकंटिन्यूटी ही बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which layer of earth is responsible for the production of most of the earth magnetic field, यानी आपकी पृथ्वी की कौन सी पृथ्वी के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यानी पृथ्वी के जब आंतरिक आप देखते हैं आपका चुंबकीय जो हमारा क्षेत्र होता है उसमें जो चुंबकीय तरंगे पैदा होती है, यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है, वो किसके कारण होती है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है आपका कोर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका आंतरिक कोर है और एक आपका बाहरी कोर है। तो जैसे कि हमारा जब बाहरी कोर आता है यानी आपका आउटर कोर आता है, तो वो आपको पता है आपकी लिक्विड अवस्था में है, आपका बिल्कुल तरल अवस्था में पाया जाता है। अब जो तरल अवस्था में जब आपका आउटर कोर पाया जाता है यानी बाहरी कोर पाया जाता है, तो वो घूमता है। जब वो घूमता है अपने एक टाइम पीरियड में अपनी स्पीड में घूमता है, तो वहीं से आपकी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय तरंगे पैदा होती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका आउटर कोर, ऑप्शन नंबर सी। आउटर कोर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आउटर कोर जब घूमता है आपका, आउटर कोर अलग से घूमेगा और इनर कोर अलग डायरेक्शन में घूमेगा। आपका दोनों ही कोर घूमते हैं आपके, तभी आपकी हमेशा बनती है मैग्नेटिक फील्ड।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। विच डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द इनर कोर एंड आउटर कोर। देखिए, पीछे से हमने देखा हमारी मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या करती है, हमारी भूपर पट्टी और मेंटल कोर को अलग अलग करती है। और यहाँ पे अब कौन सी डिसकंटिन्यूटी पूछी है, आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी है जो आपकी बाहरी कोर और आंतरिक कोर को अलग करने का कार्य करती है। तो देखिए, आपका जो बाहरी और आंतरिक कोर को अलग करती है तो वो है आपकी लेमैन डिसकंटिन्यूटी। लेमैन डिसकंटिन्यूटी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। विच प्रोसेस आर द मेन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब हमने रॉक्स देखी थी, देखिए हमारा, तो आपको बताना है जो क्या मेन प्रोसेस है, रिजल्ट है, यानी अपसादी चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप में कौन सी प्रक्रिया परिमाणित होती है। यानी आपको बतानी है किस प्रक्रिया के कारण आपकी अपसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो देखिए, हमने देखा था कि आपकी कैसे बनती है, बारिश होगी आपकी या फिर हवा होगी, ऐसी चीजों से आपकी रॉक एक से दूसरे स्थान में जाके इकट्ठी हो जाती है, यानी आपका इरोजन एंड डिपोजन। यानी एक जगह से जाके दूसरी जगह में इकट्ठी हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे हमारा इरोजन एंड डिपोजन। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, इसी के कारण आपकी हमेशा बनती है सेडिमेंट्री रॉक यानी अपसादी चट्टानें। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन यूजली फाइंड फॉसिल फ्यूल्स हमारे, हम आमतौर पर जीवांश पा सकते हैं। देखिए, अगर आपको जीवांश पाने यानी आपको आपके जो फॉसिल होते हैं यानी फॉसिल फ्यूल पाने होते हैं, तो वो कहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो आप याद करोगे, जब हमने रॉक्स के बारे में स्टडी की थी तब हमने हमारे फॉसिल फ्यूल पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, हमारे अपसारी चट्टानों में पढ़े थे, यानी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़े थे। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके हमेशा पाए जाते हैं आपके जीवांश पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैसे पाए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी क्लास में भी और अभी भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आज के समय में पहाड़ है, या फिर मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, वहां पे पेड़ गिर जाता है या टूट जाता है, तो क्या होगा, वो ऐसे ही वहां पे अगर पड़ा रहता है, या फिर जानवर कोई मर जाता है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, समय के साथ वहां पे बारिश या फिर हवा के साथ मिट्टी आके इकट्ठी होगी, उसके ऊपर धूल जम जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी जम के वो नीचे दब जाएगा। और दबने के बाद क्या होगा, एक उसके ऊपर प्रेशर और हीट बनेगी। जब उसके ऊपर प्रेशर और हीट बन जाएगी, जब वो दब चुका होगा, तो क्या होगा, वो गलना स्टार्ट होगा, और जब वो गलेगा तो उससे गैसेस रिलीज होती हैं। हमारी हर वस्तु से देखिए आपकी गैसेस होती हैं, वो गैसेस बाहर नहीं जा पाएंगी क्योंकि वो अंदर लॉक हो चुकी होंगी। और जब वो बाहर नहीं जा पाएंगी तो वो किस में तब्दील आपकी हो जाएंगी, आपके जीवांश में यानी फॉसिल फ्यूल में हो जाएगी तब्दील, तो हम उसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और किस रॉक में पाई जाएंगी, आपकी सेडिमेंट्री यानी अपसादी चट्टानों में हमेशा आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। मिनरल्स एंड फाउंड इन द कंटिनेंटल मास, हमारा खनिज और महाद्वीपीय द्रव्यमान में पाए जाते हैं। यानी आपको बताना है जो आपका कंटिनेंटल मास है उसमें किस प्रकार के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, सियाल के नाम से हमने देखा था, सियाल हमेशा आपका पाए जाते हैं, यानी सियाल का मतलब, सी का मतलब हमारा सिलिका और आल का मतलब हमारा एल्यूमिनियम। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा सियाल, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए सिलिका और एल्यूमिनियम आपको हमेशा कंटिनेंटल मास में देखने को मिलेंगे। महाद्वीपीय द्रव्यमान में आपको हमेशा सिलिका आपका और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, जिसे हम शॉर्ट नेम से कहते हैं हमारे सियाल। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। लाइमस्टोन अंडर ट्रेमेंडियस हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट टू व्हाट। यानी आपका किसकी बात हो रही है, लाइमस्टोन यानी आपके जो चूना पत्थर होता है, अत्यधिक गर्मी और दबाव में चूना पत्थर आपका किसमें अत्यधिक गर्मी होगी और दबाव होगा किसके ऊपर, चूना पत्थर के ऊपर,
तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है? अब देखिए, आपका मिट्टी के अंदर पाया जाता है, खासकर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलता है, आपका चूने का पत्थर आपका पाया जाता है। अब देखिए, उसके ऊपर इरोजन एंड डिपोजन होने के कारण आपकी मिट्टी जमती जाती है और एक प्रेशर बनता जाता है। अब मान लीजिए, ये आपका चूना का पत्थर है, उसके ऊपर काफी दबाव पड़ चुका है, और देखिए जब दबाव आपका किसी चीज से वस्तु के ऊपर पड़ेगा, जब वो अंदर है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है उसके ऊपर हीट भी उतनी ज्यादा आती है, इतने ज्यादा हीट भी उसके ऊपर होती है, तो उसमें एक अवस्था चेंज हो जाती है, यानी आपका जो चूने का पत्थर है उसकी आपको अवस्था बतानी है, वो किसमें बदल जाता है, आपका परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, आपका जो मार्बल है, यानी हम जिसे कहते हैं संगमर हमारा, उसमें आपका हमेशा चूने का पत्थर बदल जाता है। इसी के कारण आपने देखा होगा आपका जो मार्बल है हमेशा व्हाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि आपके पास चूने के पत्थर से ही आपका बदला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आपका मार्बल में आपका बदल जाएगा। तो आई होप आपके आज काफी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो जो हमारा टारगेट है इस बार 90 पार का, उसके रिगार्डिंग हमारी 18वीं वीडियो आ चुकी है। हमारी कौन सी वीडियो? ये 18वीं वीडियो है जियोग्राफी की। जल्दी आपको हिस्ट्री की भी देखने को मिलेगी अगली, और इंग्लिश की भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आराम से आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा लोड अपने दिमाग में मत लीजिए। देखिए, एचपी टेट आपका बेसिक प्रैक्टिस मानता है, बेसिक आपका अच्छा है तो आपका हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका एडवांस के चक्कर में आपका बेसिक में फोकस नहीं रहा। बिल्कुल बेसिक बेसिक में आप फोकस रखिए, और साथ में आप एनसीईआरटी पढ़िए। 6 to 8 की एनसीईआरटी मैंने आपको कही थी, 6 to 8 की अगर आप एनसीईआरटी अपने से भी पढ़ते हैं तो आपको ये काफी हेल्प करने वाला है, आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आराम से प्रैक्टिस करिए।